हेलो दोस्तों, मैं आर के शर्मा आप लोगों को स्वागत करता हूं सीजेवी क्लासेस इंस्टीट्यूट में। आज से हम लोग एक एक जनरल नॉलेज करेंगे। ठीक है, हम लोग जो आज कर रहे हैं वो जनरल नॉलेज है। हम लोग डेली एक एक जनरल नॉलेज करते जाएंगे। ठीक है, मेरा पहला नंबर क्वेश्चन है, प्राचीनतम भारतीय विश्वविद्यालय के अवशेष खाली जगह में है। जी हाँ, प्राचीनतम विश्वविद्यालय के अवशेष खाली जगह में है। इसका ऑप्शन है ए नालंदा, बी तक्षशिला, सी उज्जैन, डी विक्रमशिला। ठीक है, इसका सही जवाब अब फटाफट कमेंट बॉक्स में बताएं। जी हाँ, इसका सही जवाब है तक्षशिला। ठीक है, प्राचीनतम भारतीय विश्वविद्यालय के अवशेष तक्षशिला में है। कहाँ है जी? तक्षशिला में है। तक्षशिला में क्या है? तक्षशिला में प्राचीनतम भारतीय विश्वविद्यालय के अवशेष हैं। ठीक है, ये हो गया। हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। भारत का प्राचीनतम विश्वविद्यालय तक्षशिला वर्तमान पाकिस्तान में है। आज के डेट में तक्षशिला कहाँ है जी? तो आज के डेट में तक्षशिला पाकिस्तान में है, जहाँ जीवक, चाणक्य, चंद्रगुप्त मौर्य जैसे व्यक्ति शिक्षा प्राप्त किए थे। ठीक है, तक्षशिला में बड़े बड़े महापुरुष शिक्षा प्राप्त किए थे, जैसे जीवक, चाणक्य, चंद्रगुप्त मौर्य हो गए। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। तक्षशिला में चाणक्य शिक्षक के रूप में भी कार्य किया। जी हाँ, चाणक्य तक्षशिला में टीचर के पद पर भी रहे थे। ठीक है, ये पॉइंट समझ में आ गया। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना गुप्त शासक कुमार गुप्त 414 से 455 ईस्वी सन द्वारा 436 ईस्वी सन में किया गया। जी हाँ, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा किया गया? तो कुमार गुप्त एक के द्वारा किया गया। ठीक है ना, कुमार गुप्त एक किसका शासक था? तो गुप्त शासक था। ठीक है ना, गुप्त शासक कुमार गुप्त एक 414 से 455 ईस्वी सन द्वारा 436 ईस्वी में किया गया। ठीक है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कब किया गया? 436 में किया गया। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कब किया गया? 436 में किया गया। ठीक है, किसके द्वारा किया गया? गुप्त शासक कुमार गुप्त एक के द्वारा किया गया। ठीक है, ये बात कन्फर्म हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त बख्तियार खिजली द्वारा 1199 से 1202 के पूर्वी अभियान के दौरान किया गया। जी हाँ, नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किसने किया? नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त बख्तियार खिजली ने किया। ठीक है, कब किया? 1199 से 1202 के पूर्वी अभियान के दौरान किया। ये बात पकड़ में आ गया। नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किसने किया? तो ध्वस्त बख्तियार खिजली ने किया था। कब किया था? 1199 से 1202 के पूर्वी अभियान में किया था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, बख्तियार खिजली को बिहार बंगाल में पूर्वी राज्य के संस्थापक रूप में जाना जाता है। जी हाँ, बख्तियार खिजली को बिहार और बंगाल में मुस्लिम के राज्य के संस्थापक के रूप में जाना जाता है। ठीक है, बिहार और बंगाल में मुस्लिम राज्य के संस्थापक के रूप में किसे जाना जाता है? तो बख्तियार खिजली को। बख्तियार खिजली बिहार और बंगाल में मुस्लिम राज्य की स्थापना किया था। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट, उज्जैन अवनति महाजनपद की राजधानी थी। ठीक है, उज्जैन अवनति महाजनपद की राजधानी थी। अवनति महाजनपद की राजधानी कौन थी? तो उज्जैन। ठीक है, ये बात पकड़ में आ गया। जो क्षिप्रा नदी पर स्थित है। उज्जैन कौन सी नदी पर स्थित है जी? उज्जैन क्षिप्रा नदी पर स्थित है। उज्जैन में महाकालेश्वर मंदिर है।
उज्जैन में कौन सा मंदिर है? उज्जैन में महाकालेश्वर मंदिर है। ठीक है, यहाँ कुंभ का मेला भी लगता है। कुंभ का मेला कहाँ लगता है? कुंभ का मेला उज्जैन में लगता है। उज्जैन कौन सी नदी पर है? क्षिप्रा नदी पर है। ठीक है, मेरा नेक्स्ट पॉइंट है, उज्जैन का संबंध संस्कृत के महानतम कवि कालिदास से भी रहा है। जी हाँ, उज्जैन का संबंध किस कवि से रहा है? तो उज्जैन का संबंध कालिदास कवि से रहा है। कालिदास किस भाषा के कवि थे? कालिदास संस्कृत भाषा के कवि थे। ठीक है, कालिदास किस भाषा के कवि थे? कालिदास संस्कृत भाषा के कवि थे। अब नेक्स्ट पॉइंट है, उज्जैन का गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय 375 से 414 ईस्वी सन द्वितीय राजधानी बनाया गया। उज्जैन को दूसरा राजधानी किसके द्वारा बनाया गया? तो उज्जैन को दूसरा राजधानी चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा बनाया गया। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय किसका शासक था? तो गुप्त शासक था। ठीक है ना, ये हो गया। अब मेरा नेक्स्ट पॉइंट है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना पाल वंश के महानतम शासक धर्मपाल 770 से 814 ईस्वी सन द्वारा किया गया। जी हाँ, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा किया गया? विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना पाल वंश के महानतम शासक धर्मपाल द्वारा किया गया। ठीक है, कब किया गया? 770 से 814 ईस्वी के बीच किया गया। ठीक है, ये हो गया। अब मेरा नेक्स्ट पॉइंट है, पाल शासक बौद्ध धर्म को राजकीय संरक्षण देने वाला अंतिम वंश था। जी हाँ, पाल शासक बौद्ध धर्म को राजकीय संरक्षण देने वाला अंतिम वंश था। ठीक है, ये बात क्लियर हो गया। बौद्ध धर्म को राजकीय संरक्षण देने वाला अंतिम वंश कौन था? तो अंतिम वंश पाल वंश था। अब नेक्स्ट पॉइंट है, नालंदा विश्वविद्यालय को ऑक्सफोर्ड ऑफ महायान बौद्ध कहा गया है। जी हाँ, नालंदा विश्वविद्यालय को क्या कहा गया है? नालंदा विश्वविद्यालय को ऑक्सफोर्ड ऑफ महायान बौद्ध कहा गया है। ठीक है, कंप्लीट हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वेंटस ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक खाली जगह थे। जी हाँ, सर्वेंटस ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक खाली जगह थे। ऑप्शन ए गोपाल कृष्ण गोखले, बी डॉक्टर BR अम्बेडकर, सी चित्तरंजन दास, डी सुभाष चंद्र बोस। आप इसका सही जवाब कमेंट बॉक्स में बताएं। जी हाँ, इसका सही जवाब है गोपाल कृष्ण गोखले। जी, सर्वेंटस ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक गोपाल कृष्ण गोखले थे। ठीक है, गोपाल कृष्ण गोखले किसके संस्थापक थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले सर्वेंटस ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक थे। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। सर्वेंटस ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा 1905 में किया गया। ठीक है, कब किया गया जी? 1905 में किया गया। ठीक है, सर्वेंटस ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना कब हुई? ठीक है, तो 1905 में हुई। अब नेक्स्ट पॉइंट है, गोखले के गुरु महादेव गोविंद रानाडे थे। जी हाँ, गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु महादेव गोविंद रानाडे थे। ठीक है, जिसे पश्चिम भारत में नव जागरण के अग्रदूत कहा गया है। जी हाँ, पश्चिम भारत में नव जागरण के अग्रदूत किसे कहा गया है? तो गोपाल कृष्ण गोखले को कहा गया है। नेक्स्ट पॉइंट, रानाडे को महाराष्ट्र का सुकरात कहा जाता है। ठीक है, महाराष्ट्र का सुकरात किसे कहा जाता है जी? महाराष्ट्र का सुकरात रानाडे को कहा जाता है। जी के गोखले को महात्मा गांधी ने अपना राजनीतिक गुरु माना। जी हाँ, महात्मा गांधी ने
अपना राजनीतिक गुरु किसे माना? तो गोपाल कृष्ण गोखले को माना। ठीक है, गोपाल कृष्ण गोखले को माना। गोपाल कृष्ण गोखले किनके राजनीतिक गुरु माने गए? तो महात्मा गांधी के। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट पॉइंट, डॉक्टर BR अम्बेडकर द्वारा 1924 में बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना किया गया। जी हाँ, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना किया गया। कौन सभा की स्थापना किया गया? बहिष्कृत हितकारी सभा की स्थापना किया गया। कब किया गया? 1924 में किया गया। ठीक है, बहिष्कृत हितकारी सभा के स्थापना किसके द्वारा किया गया? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा किया गया। कब किया गया? 1924 में किया गया। ठीक है, अब हम लोगों का नेक्स्ट पॉइंट है, डॉक्टर अंबेडकर को संविधान का जनक माना जाता है क्योंकि प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। ठीक है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को संविधान का जनक माना जाता है। जी हाँ, संविधान का जनक किसे माना जाता है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। फिर से, संविधान का जनक किसे माना जाता है जी? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को माना जाता है। क्यों माना जाता है? क्योंकि प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। जी हाँ, संविधान का जनक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को क्यों माना जाता है? क्योंकि प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। ठीक है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर किस समिति के अध्यक्ष थे? तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। ठीक है, अब हम लोगों का नेक्स्ट पॉइंट है, चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू द्वारा फरवरी 1923 में इलाहाबाद के आनंद भवन में स्वराज पार्टी की स्थापना की गई। स्वराज पार्टी की स्थापना कब की गई? 1923 में की गई। किसके द्वारा की गई? चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा किया गया। ठीक है, स्वराज पार्टी की स्थापना किसके द्वारा किया गया? तो स्वराज पार्टी की स्थापना चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा किया गया। ठीक है, कब किया गया? 1923 में किया गया। कहाँ किया गया? इलाहाबाद के आनंद भवन में किया गया। बात पकड़ में आई? चलिए अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। सुभाष चंद्र बोस ने मई 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी की स्थापना की। जी हाँ, सुभाष चंद्र बोस ने किस पार्टी की स्थापना की? सुभाष चंद्र बोस ने किस पार्टी की स्थापना की? सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी की स्थापना की। कब की? 1939 में की। कब की? 1939 में की। फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी की स्थापना किसने की? फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी की स्थापना किसने की? फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने की। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब की गई? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 में की गई। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। आज़ाद हिंद फौज का नेतृत्व किया सुभाष चंद्र बोस ने। जी हाँ, आज़ाद हिंद फौज का नेतृत्व सुभाष चंद्र बोस ने किया। ठीक है, किसने किया? सुभाष चंद्र बोस ने किया। सुभाष चंद्र बोस ने किस फौज का नेतृत्व किया? आज़ाद हिंद फौज का नेतृत्व किया। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में ग्रांटक ट्रक रोड किसके शासनकाल में बनाए गए थे? जी हाँ, भारत में ग्रांटक ट्रक रोड किसके शासनकाल में बनाए गए थे? ऑप्शन ए अकबर, बी अशोक, सी शेरशाह, डी औरंगजेब। ठीक है, इसका सही जवाब आप फटाफट कमेंट बॉक्स में बताएं। जी हाँ, इसका सही जवाब है शेरशाह। भारत में ग्रांटक ट्रक रोड शेरशाह शासनकाल में बनाए गए। ठीक है, शेरशाह के शासनकाल में भारत में ग्रांटक ट्रक रोड बनाए गए। ठीक है, अब हम लोग पॉइंट पर चलते हैं। ग्रांटक ट्रक रोड यानी कि जीटी रोड, ग्रांटक ट्रक रोड को किस नाम से जाना जाता है जी? जीटी रोड से जाना जाता है। निर्माण शेरशाह सूरी ने कराया। ठीक है, मौर्य काल में उत्तरापथ राजमार्ग था।
मौर्य काल में कैसा राजमार्ग था? उत्तरापथ राजमार्ग था, जिसकी चर्चा अस्त्रशास्त्र में है। ठीक है, अर्थशास्त्र में है। अर्थशास्त्र में किसकी चर्चा है? तो मौर्य काल में उत्तरापथ राजमार्ग था, इसी की चर्चा अर्थशास्त्र में है। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं, NH1 एवं NH2, ठीक है, में GT रोड का नाम है। NH1 मतलब नेशनल हाईवे 1 एवं NH2 का मतलब नेशनल हाईवे 2 वर्तमान में GT रोड का नाम है। ठीक है ना, NH1 एवं NH2 को आज के डेट में GT रोड कहा जाता है। ठीक है, GT रोड किसे कहा जाता है जी? GT रोड किसे कहा जाता है? GT रोड NH1 और NH2 को कहा जाता है। GT रोड नेशनल हाईवे 1 और नेशनल हाईवे 2 को कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, गवर्नर जनरल ऑकलैंड। गवर्नर जनरल ऑकलैंड 1936 से 1942 ईस्वी सन द्वारा पुनः मरम्मत करवाया गया, जो कलकत्ता से दिल्ली तक जाती है। जी हाँ, गवर्नर जनरल ऑकलैंड किसके द्वारा मरम्मत कराया गया? तो गवर्नर जनरल ऑकलैंड के द्वारा मरम्मत कराया गया। कब कराया गया? 1936 से 1942 ईस्वी सन में कराया गया। ठीक है, कहाँ से कहाँ तक कराया गया? कलकत्ता से दिल्ली तक कराया गया। ठीक है, GT रोड जोड़ती है। जी हाँ, GT रोड जोड़ती है। GT रोड कोलकाता और अमृतसर को जोड़ती है। ठीक है, कोलकाता और अमृतसर को कौन जोड़ती है? तो GT रोड जोड़ती है। ठीक है, अब हम लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन कब हुआ? जी हाँ, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन कब हुआ? इसका ऑप्शन है 1600 ईस्वी, B 1620 ईस्वी में, C 1664 ईस्वी में, D 1604 ईस्वी में। जी हाँ, इसका सही जवाब है C 1664 ईस्वी में। ठीक है, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन 1664 में हुआ। ठीक है, 1664 ईस्वी में किसकी गठन किया गया? 1664 ईस्वी में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन किया गया। पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना लुई 14 के अर्थ मंत्री कोलबर्ट के प्रयास से 1664 में स्थापित किया गया। ठीक है, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब किया गया? तो 1664 में किया गया। कब किया गया जी? 1664 में किया गया। किसके कहने पर किया गया? तो लुई 14 के अर्थमंत्री कोलबर्ट के प्रयास से। ठीक है ना, फ्रेंच ईस्ट इंडिया की स्थापना किसके प्रयास से किया गया? लुई 14 के अर्थमंत्री कोलबर्ट के प्रयास से किया गया। ठीक है, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब किया गया? 1664 में किया गया। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी ने प्रथम कारखाना भारत में 1668 में स्थापित किया। दूसरा कारखाना 1669 में मसूलीपट्टनम में। ठीक है, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला कारखाना कब खुला? फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला कारखाना कब खुला? 1668 में खुला। ठीक है, दूसरा कारखाना कब खुला? दूसरा कारखाना 1669 में खुला। ठीक है, कौन सी जगह पर खुला? मसूलीपट्टनम में खुला। जी हाँ, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला कारखाना 1668 में खुला, दूसरा कारखाना 1669 में खुला। कहाँ खुला? मसूलीपट्टनम में खुला। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में 1502 में आया। पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में कब आया? 1502 में आया। ठीक है, 1502 में भारत कौन आया? तो पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी आया। अप्रैल 1609 ईस्वी में जेम्स एक के
दूत बनकर कैप्टन हॉकिंस जहांगीर के दरबार में आया था। जी हाँ, 1609 ईस्वी में जेम्स वन के दूत बनकर कैप्टन हॉकिंस जहांगीर के दरबार में आया था। ठीक है, हॉकिंस दूत बनकर के किसके दरबार में आया था? हॉकिंस दूत बन के किसके दरबार में आया था? जहांगीर के दरबार में आया था। कब आया था? 1609 में आया था। ठीक है, कब आया था? 1609 में आया था। हॉकिंस किसके राजदूत बनकर जहांगीर के दरबार में आया था? हॉकिंस जेम्स वन के दूत बनकर जहांगीर के दरबार में आया था। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। डच ईस्ट इंडिया कंपनी 1602 में भारत आया। जी हाँ, डच ईस्ट इंडिया कंपनी 1602 में भारत आया। 1602 में भारत कौन आया? तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी आया। डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1616 में और स्वीडन ईस्ट इंडिया कंपनी 1731 में भारत आया। ठीक है, 1616 में कौन कंपनी भारत आया? तो डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आया। 1731 में कौन कंपनी भारत में आया? स्वीडन ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आया। ठीक है, डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1616 में भारत आया और स्वीडन ईस्ट इंडिया कंपनी 1731 में भारत आया। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को हुई। ठीक है, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को हुई। रानी एलिजाबेथ के आदेश पर 15 वर्षों के लिए पूर्वी व्यापार का एकाधिकार प्राप्त किया प्रारंभ में। ठीक है, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुआ? तो 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को हुआ। ठीक है, रानी कौन थी? रानी एलिजाबेथ थी। ठीक है, किसके आदेश पर किया गया? किसके आदेश पर किया गया जी? तो रानी एलिजाबेथ के आदेश पर किया गया। 15 वर्ष के लिए पूर्वी व्यापार का एकाधिकार प्राप्त किया। ठीक है, कितने वर्षों के लिए? 15 वर्षों के लिए। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। गौतम बुद्ध का जन्म स्थान। ठीक है, गौतम बुद्ध का जन्म स्थान कौन सा है? पहला ऑप्शन कुशीनगर, बी सारनाथ, सी बोधगया, डी लुम्बिनी। ठीक है, इसका सही जवाब आप कमेंट बॉक्स में बताएं। जी हाँ, इसका सही जवाब है लुम्बिनी। ठीक है, लुम्बिनी। गौतम बुद्ध का जन्म स्थान लुम्बिनी है। पॉइंट, गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ। जी हाँ, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ जी? तो 563 ईसा पूर्व में हुआ। कहाँ हुआ? कपिलवस्तु के लुम्बिनी वन नामक स्थान में हुआ। ठीक है, कहाँ हुआ? कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक वन में हुआ। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, कुशीनगर में गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण 483 ईसा पूर्व में हुआ। जी हाँ, कुशीनगर में गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण 483 ईसा पूर्व में हुआ। महापरिनिर्वाण गौतम बुद्ध का कब हुआ? 483 ईसा पूर्व में हुआ। ठीक है, कौन सी जगह में हुआ? तो कुशीनगर में हुआ। अब हम लोगों का नेक्स्ट पॉइंट है सारनाथ में बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया जिसे धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया। जी हाँ, गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया? सारनाथ में दिया। ठीक है, गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया? सारनाथ में दिया। क्या कहा गया इसे धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया। ठीक है, क्या कहा गया? धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है बोधगया में पीपल वृक्ष के नीचे बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ। बुद्ध को कहाँ ज्ञान प्राप्त हुआ? बोधगया में प्राप्त हुआ। ठीक है, बुद्ध को कहाँ ज्ञान प्राप्त हुआ जी? बोधगया में प्राप्त हुआ।
कौन सी पेड़ के नीचे हुआ? पीपल वृक्ष के नीचे हुआ, ठीक है ना, पीपल वृक्ष के नीचे हुआ। नेक्स्ट पॉइंट, बुद्ध सबसे अधिक उपदेश और वास श्रावस्ती में किया। जी हाँ, बुद्ध सबसे ज़्यादा उपदेश कहाँ दिए और कहाँ रहे? तो श्रावस्ती में। कहाँ रहे? श्रावस्ती में। बुद्ध सबसे ज़्यादा कहाँ रहे जी? श्रावस्ती में रहे। बुद्ध सबसे ज़्यादा उपदेश कहाँ दिए? श्रावस्ती में दिए। अब हम लोगों का नेक्स्ट पॉइंट, गौतम बुद्ध को एशिया का ज्योतिपुंज लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। जी हाँ, गौतम बुद्ध को क्या कहा जाता है? ज्योतिपुंज कहा जाता है। गौतम बुद्ध को क्या कहा जाता है जी? गौतम बुद्ध को ज्योतिपुंज कहा जाता है, ठीक है। अब हम लोगों का नेक्स्ट पॉइंट है बुद्ध के अनुसार सभी दुखों का कारण तृष्णा इच्छा है, ठीक है। बुद्ध के अनुसार सभी दुखों का कारण क्या है? इच्छा है। क्या है? इच्छा है। नेक्स्ट पॉइंट, बौद्ध धर्म के प्रमुख संप्रदायक हीनयान या महायान है। जी हाँ, बौद्ध धर्म का प्रमुख संप्रदाय हीनयान या महायान है, ठीक है। ये कंप्लीट हो गया। बौद्ध धर्म के प्रमुख संप्रदाय कौन है? तो हीनयान व महायान है। त्रिपिटक, कौन जी? त्रिपिटक, सूत पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक पवित्र धर्म ग्रंथ है, ठीक है। त्रिपिटक कौन पवित्र ग्रंथ है? तो पवित्र ग्रंथ 3 है। त्रिपिटक जिसमें सूत पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक, ठीक है। बौद्धियों के पूजा स्थल को चैत्य तथा निवास स्थल को मठ कहते हैं, ठीक है। बौद्धियों के पूजा स्थल को क्या कहा जाता है? चैत्य कहा जाता है। बौद्धों के पूजा स्थल को क्या कहा जाता है? चैत्य कहा जाता है। निवास स्थान को क्या कहा जाता है? निवास स्थान को मठ कहा जाता है। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न क्या है? तो बौद्ध धर्म के त्रिरत्न है बुद्ध, धम्म और संघ। जी हाँ, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न क्या है? बुद्ध, धम्म और संघ, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में अगले दिन मिलेंगे। तब तक आप इसी तरह से हमें प्यार देते रहिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें ताकि सभी दोस्तों के पास पहुंच जाए और वे लोग इस वीडियो का लाभ उठा सकें। थैंक यू।